हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखिएगा इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है। अब एक आदर्श लोकतंत्र में तो वास्तविक शक्ति का स्रोत क्या है? तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा संसद, बी है न्यायपालिका, उसके बाद देखिएगा सी वाला यानी थर्ड वाला जनता या अभिजात वर्ग। तो देखिए कि इसमें कहा गया है कि एक आदर्श लोकतंत्र में तो वास्तविक शक्ति का स्रोत है। तो देखिए कि एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत तो वो होता है जनता, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। तो किसी सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में क्या जाना जाता है? तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि एक तंत्रीय, यानी किसी सरकार को तो आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में एक तंत्रीय जाना जाता है, या सेकंड है कि राजतंत्र या लोकतांत्रिक, या अगला वाला देखिएगा फोर्थ पॉइंट की अबंधता यानी लेसेस फेयर जिसको कहा जाता है। तो देखिए कि किसी सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में तो उसे जाना जाता है लोकतांत्रिक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? देखिए कहा गया है कि जब संविधान में जो है तो केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि संसदीय, यानी शासन प्रणाली को तो संसदीय कहा जाता है, या संघीय कहा जाता है, या थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा अध्यक्षीय या लोकतांत्रिक। तो देखिए कि जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो शासन प्रणाली को कहा जाता है संघीय, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? अब भारत में मुस्लिम समुदाय की पूछा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता तो किसने किया है? तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि बीपी मंडल, यानी बीपी मंडल ने किया है, या आर सच्चर ने किया है, या नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पीके थगौन ने किया है, या फोर्थ है कि डीएस कठारी ने किया है। तो देखिए कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समितियों की अध्यक्षता तो उसे किया है आर सच्चर, यानी राजेंद्र सच्चर ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है। एक अध्यापक जो है तो अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में अध्यापन यानी पढ़ाने की प्रक्रिया जो है तो वो एक गांव की कहानी से शुरू करता है, जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। वह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त होगी? यानी वो कहानी जो है तो किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त होगी? तो पहला वाला ऑप्शन है कि ग्राम सभा, यानी वो कहानी जो है तो ग्राम सभा चर्चा के लिए जो है सबसे उपयुक्त होगी, या बी है कि ग्रामीण जीविका, या अगला वाला पॉइंट देखिएगा कि ग्रामीण प्रशासन या गांधी स्वराज। तो देखिए कि एक अध्यापक जो है तो अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है, जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। वह कहानी तो निम्न में से जो चर्चा होगी, जिस विषय पर चर्चा होगी तो वो होगी ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा के लिए ही मुखिया का चुनाव होता है, जिसे प्रधान कहा जाता है, ग्राम प्रधान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य हुआ है जो कि, अब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी क्या है कि क्या है जो कि,
तो पहले वाला ऑप्शन देखिए कि सभी को अपने धार्मिक विचारों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। यानी भारतीय संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो सभी को अपने धार्मिक विचारों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। या बी है कि धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता। या अगला वाला है कि केवल एक धर्म का पालन करता है। या डी है कि धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है केवल ए, केवल डी, केवल बी या केवल ए डी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि सभी को अपने धार्मिक विचारों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट पूरी देता है, यानी पूरी छूट देता है। तो ये तो सही हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वही होगा जो सभी को अपने धार्मिक विचारों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। उसके बाद देखिए सेकंड कि धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि धर्म को मान्यता प्रदान किया जाता है। उसके बाद अगला है कि केवल एक धर्म का पालन करता है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। डी है कि धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ए और डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाणों ने निम्नलिखित में से किन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाणों ने जो है तो निम्नलिखित में से ऐसे कौन से शक्तिशाली केंद्र हैं जहां से उन्होंने शासन किया। तो पहला वाला ऑप्शन है कि पेशावर और मावला। उसके बाद सेकंड है कि पेशावर और वाराणसी। थर्ड है कि पेशावर और मथुरा या पेशावर और उज्जैन। तो देखिए कि कुषाणों ने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि पेशावर और मथुरा। पेशावर इस समय जो है तो पाकिस्तान में है और मथुरा तो मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मथुरा जो है तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अब कथन ए तथा बी को पढ़िए, उसके बाद सही विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा सही होगा। तो पहला वाला देखिए कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए, यानी मनसब जो है तो मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए जो पद, वेतन तथा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो देखिए कि मनसब जो है तो ये मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। अब इसके जरिए जो है तो पद, वेतन और सैन्य जो है यानी सैनिक उत्तरदायित्व तो निर्धारित किए जाते थे। तो ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला बी वाला कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। तो देखिए ये वाला जो है तो ये सही नहीं होगा। यहाँ तक तो देखिएगा कि सही हो जाएगा कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, ये तो सही होगा। लेकिन जिसे जात कहा जाता था तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा कि ए सही है परंतु बी गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है, यानी वो कौन सा स्थान है जहाँ पर अशोक के अभिलेख जो हैं तो ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि कंधार, सेकंड है कि मास्की, थर्ड है कि टोपरा या कालसी। तो देखिए कहा क्या गया है इसमें कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंधार। कंधार में जो है तो अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि गोंड राज गढ़कंटगा में 70,000 गाँव थे। गोंड राज गढ़कंटगा में जो है तो 70,000 गाँव थे। इसे उल्लेखित किया गया है। इसे उल्लेखित कहाँ पर किया गया है। तो पहला है कि उई पाकोंडन उदययार के अभिलेख में, यानी गोंड राज्य के गढ़कंटगा में 70,000 गाँव थे तो इसे उल्लेखित उई पाकोंड उदययार के अभिलेख में किया गया है। या सेकंड है कि अकबरनामा में,
या बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारते विलियम मेथवर्ड के वर्णन में। तो देखिए कि इसका कि गोंड राज्य के गढ़कंटका में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। तो इसे उल्लेखित किया गया है अकबरनामा में। अब अकबरनामा लिखा किसने है? तो अकबरनामा के रचयिता हैं अबुल फजल। अबुल फजल ये जो हैं तो अकबरनामा के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? यानी वो कौन सी कृति है जो हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तो पहला वाला ऑप्शन है कि शिलापादिकरम, सेकंड है कि वलयापति, थर्ड है कि माड़ी मेकलई, या पेरिया पूर्णम। तो इसमें देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से तो कौन सी जो है तमिल कृति जो है तो हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो उस कृति का नाम हो जाएगा पेरिया पूर्णम। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? अब इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो है तो मेल नहीं खा रहा है। तो पहला है खजुराहो चंदेल, ऐहोल चालुक्य, कांचीपुरम पल्लव, या महाबलीपुरम चोल। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है तो वो मेल नहीं खा रहा है। तो देखिए खजुराहो तो ये चंदेल में है, जी हाँ बिल्कुल है, खजुराहो जो है तो चंदेल में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है कि ऐहोल चालुक्य, बिल्कुल ऐहोल जो है तो ये चालुक्य में है, ये भी सही हो जाएगा। कांचीपुरम पल्लव ये भी जो है सही है, ये यहाँ पर पाया जाता है। अब अगला देखिएगा महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम जो है तो ये पल्लव में है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यानी ये जो है तो मेल नहीं खा रहा है महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम जो है तो पल्लव में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? अब सूरदास द्वारा जो है तो ऐसी कौन सी रचना है जो संकलित नहीं है? तो पहला है सूरसागर, सारावली, साहित्य रत्ना, या साहित्य लहरी। तो इसमें कहा गया है कि सूरदास द्वारा जो है कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो देखिए कि सूरदास द्वारा सूरसागर भी है, यानी सूरसागर जो है तो ये सूरदास की रचना है। सूर सारावली ये भी सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी ये भी सूरदास की रचना है। उसके बाद देखिएगा कि साहित्य रत्ना, तो साहित्य रत्ना जो है ये सूरदास की जो है रचना नहीं है, ये जो है तुलसीदास की रचना है। साहित्य रत्ना जो है तो ये तुलसीदास की रचना है। अब तुलसीदास जो है तो किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है तो ये अकबर के समकालीन थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साहित्य रत्ना। साहित्य रत्ना जो है तो ये सूरदास की जो है रचना नहीं है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? यानी वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भूस्वामियों को, यानी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन रहती थी तो उसको वेल्लार कहा जाता था? तो पहला है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में, यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है तो भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था, या तमिल क्षेत्र में, या पंजाब क्षेत्र में, या बंगाल क्षेत्र में। तो देखिए कि भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था, यानी कौन से क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल क्षेत्र में। तमिल क्षेत्र में जो है तो भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। अब पूर्व मद्रास चेन्नई में तो स्थापित वेद समाज तो ये किस चीज़ से प्रेरित था? तो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रार्थना समाज द्वारा, यानी पूर्व मद्रास चेन्नई में तो स्थापित जो वेद समाज था तो वो प्रेरित था प्रार्थना समाज द्वारा, या अगला वाला ऑप्शन है कि आर्य समाज द्वारा, या ब्रह्म समाज द्वारा, या युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो देखिए कि पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित जो वेद समाज प्रेरित था तो वो प्रेरित था ब्रह्म समाज द्वारा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। यानी ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने घोषणा ये की कि बहादुर शाह जफर जो हैं तो वो मुगलों के अंतिम राजा होंगे। तो आइए देखिए कौन से गवर्नर जनरल वो थे कि जिन्होंने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर जो है तो अंतिम मुगल राजा होंगे। तो पहला है कि कैनिंग, या फिर डलहौजी, या हार्डिंग, या एल्गिन। तो देखिए कि इसमें कहा गया है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने घोषणा की बहादुर शाह जफर जो है तो अंतिम मुगल राजा होंगे। तो इसका सही उत्तर है कैनिंग, यानी उस गवर्नर जनरल का नाम था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही घोषणा की कि बहादुर शाह जफर जो हैं तो अंतिम मुगल राजा होंगे। अब इन्होंने इनको भेजा कहाँ, तो देखिए कि कैनिंग ने इनको भेज दिया रंगून, बहादुर शाह जफर को तो रंगून भेज दिया। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की। वीरशैव आंदोलन की स्थापना तो किसने की, तो आइए देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि ज्ञानेश्वर ने, यानी वीरशैव की जो स्थापना, वीरशैव आंदोलन की स्थापना तो ज्ञानेश्वर ने की, या शंकर ने की, या बसवण्णा ने की, या रामानुजन की। तो देखिए कि वीरशैव आंदोलन की स्थापना तो वीरशैव आंदोलन की स्थापना किया है बसवण्णा ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है। यानी ऐसा कौन सा आदिवासी समुदाय है जो कि उड़ीसा के जंगलों में रहता है। तो पहला है खोंड, मुंडा, सेकंड है मुंडा, या गोंड, या खासी। तो देखिए कि खोंड जो है, खोंड आदिवासी समूह तो ये उड़ीसा के जंगलों में रहता है, यानी वो समुदाय जो है वो खोंड हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।